क्या करते हैं वो मैंने यूट्यूब में डाल दिया था एक्सपीरियंस इलस्ट्रेशन 10 मैंने हम लोग करवा देते हैं। इसलिए क्या बोला था, is skilled worker in XYZ is paid guaranteed wage rate of 30 per hour. The standard time per unit for a particular product is 4 hours. Mr. P, a machine man, has been paid wages under Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of 37.50 on the manufacture of that particular product. State what could have been his total earning and effective hourly rate had he been put on Halsey incentive scheme. अगर हम लोग इनको रो वन में देते हैं तो कैसा होता है वो बताया है इस पैरा में, और यहाँ पर बोला है अगर उनको हम लोग हालसे में देते हैं तो उनका अर्निंग, इफेक्टिव आवरली रेट और टोटल अर्निंग क्या होगा। ठीक है, तो जब रो वन में देते हैं तो हमें क्या गिवन है, एक तो दिया हुआ है वेज रेट, ठीक है, एक वेज रेट दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है, टाइम अलाउड जो है, टाइम अलाउड नहीं है, इसको हम लोग वैसे नहीं बोल सकते, टाइम अलाउड तो है लेकिन ये टोटल कितना यूनिट बना रहे वो तो नहीं बोला है ना, यहाँ पर बोला है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम अलाउड है। ठीक है, ये 4 आवर्स, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर टाइम अलाउड जो है ये पूरे काम के लिए नहीं है। ठीक है, ये बोला है एक यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, जितना यूनिट का ऑर्डर होगा उस हिसाब से होगा ना। अब बोला है मिस्टर पी अ मशीन मैन हैज बीन पेड वेजेस अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान, और इनका इफेक्टिव आवरली रेट हमें पता है, तो इफेक्टिव आवरली रेट जो है हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, इफेक्टिव आवरली रेट मतलब क्या होता है बोलो। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय 51 आवर्स। हाँ, तो टोटल वेजेस में क्या क्या आता है, सैलरी, बेसिक वेजेस और डीए। यहाँ डीए थोड़ी ना दिया है, इसके हिसाब से बताओ, और बोनस, वेजेस और बोनस, यहाँ तो डीए है नहीं तो डीए काउंट नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो ठीक है, देखो हमें इफेक्टिव आवरली रेट पता करना है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एकमात्र दिया हुआ है जिसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव आवरली रेट। और इनको जो बोनस दिया गया है वो कौन से मेथड से दिया गया है, रो वन मेथड से। ठीक है, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलता है, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल आवर्स वर्क होता है, जितना टाइम काम हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं, जितना टाइम काम हुआ है वो लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड के बेसिस पे थोड़ी, जितना टाइम काम हुआ है उतना लेना पड़ता है। अच्छा, इफेक्टिव आवरली रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 37.50 पर आवर। ठीक है, एक बार मैंने यूनिट यहाँ लिख दिया है। टोटल वेजेस में क्या क्या आएगा बोलो, नॉर्मल वेजेस प्लस यहाँ पर बोनस है। ठीक है, बोनस अंडर रो वन, ब्रैकेट में मैंने आर लिख दिया, टोटल आवर्स यानी टोटल जो टाइम टेकन है, टोटल आवर्स मतलब टोटल टाइम टेकन, स्टैंडर्ड नहीं, ये टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अब 37.50, और यूनिट नहीं लिख रहे क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। नॉर्मल वेजेस कैसे निकाला जाता है बोलो, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और यहाँ पर बोनस कैसे निकाला जाता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, यानी बोनस रेशियो। टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम अलाउड इनटू, ये हो गया बोनस रेशियो, इनटू होता है नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस का मतलब अगेन टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और यहाँ पर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मतलब टाइम टेकन एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी कुछ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, वेज रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 30, और टाइम अलाउड कितना है, 4। देखो अब ये एक ही यूनिट के लिए हमें पता है क्योंकि आगे तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो फिर हम लोग अभी इसमें कितना कंसीडर करेंगे, 4। ठीक है, टाइम टेकन नहीं पता, टाइम अलाउड 4, फिर से टाइम टेकन नहीं पता है, वेज रेट 30,
हो गया, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है नहीं पता, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 37.50 इंटू टाइम टेकन, ठीक है। और ये हो गया 30 टाइम टेकन प्लस यहाँ पर 4 माइनस, ये लिख देते हैं 4 माइनस टाइम टेकन, ये जैसा है वैसा रख देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाइम टेकन इंटू 30। अब ये इधर ट्रांसफर करो, 37.50 माइनस 30, अब ये 4 से कैंसिल आउट, कितना होता है 7.5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस टाइम टेकन इंटू 7.5 इंटू टाइम टेकन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस करने से 7.50 टाइम टेकन, ठीक है, और ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 इंटू 4 30 टाइम टेकन माइनस कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं करके ये टीटी इधर लेके आ जाओगे ना तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, चलो शॉर्टकट करते हैं, 4 माइनस टीटी, और ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई टीटी। अब ये जो है इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, 7.50 टीटी डिवाइडेड बाई 7.5 टीटी, तो स्क्वायर ये सब नहीं जनरेट होगा, 4 माइनस टाइम टेकन, और ये कैलकुलेट होके कितना आ गया 1, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। 3 आवर्स मतलब 4 घंटे का काम 3 घंटे में किया है, 4 घंटे से कम ही लिया होगा तभी बोनस मिलेगा, नहीं तो कैसे बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया टाइम टेकन कितना है 3 आवर्स है। और हम लोग को अभी क्या निकालना पड़ेगा, हमें पूछा क्या था कि अगर ये अर्निंग कितना होगा अगर हम लोग हेल्थ में बोनस पे करते हैं, ठीक है, तो फिर हेल्थ के हिसाब से निकालो, यहाँ पर बोनस अंडर हेल्थ का रूल्स क्या था, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये तो बोनस आवर होगा इनटू वेज रेट, तो टाइम सेव्ड कितना है 50% इनटू टाइम सेव्ड है हम लोग का 4 माइनस 3 इंटू वेज रेट कितना है 30, तो ये हो गया 50% इंटू 1 आवर इंटू 30 रुपीज, ठीक है। तो कितना हो रहा है 1 आवर का 50% मतलब 0.5, और ये 30 कितना हो जाएगा, इसका 30 का आधा मतलब 15 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल अर्निंग हेल्थ से में कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस 105, नॉर्मल वेजेस कितना है 3 आवर्स टाइम लिया है इंटू 30 रुपीज करके पेमेंट होगा, प्लस बोनस का 15 रुपीज, तो 90 प्लस 50 105, ठीक है। और इफेक्टिव आवरली रेट भी पूछा था इसमें हेल्थ से में, तो इफेक्टिव आवरली रेट टोटल वेजेस यानी 105 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स टेकन, 3 आवर्स में इतना कमाया है उसने, तो कितना हो रहा है 35 रुपीज, 35 पर आवर, ऐसे हो ₹35 पर आवर। ये हम लोग का 10th वाला हुआ, 12th वाला भी करवा दो, 12th वाले में देखते हैं क्या बोला, 11 का बाद में बताएंगे, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, 12th वाला देखो, बोल रहा है ए वर्कर इज पेड 10,000 per month and a dearness allowance of 2,000 per month. Worker contribution to provident fund 10% and employer also contributes the same amount as the employee. वो तुम्हें पता है पीएफ हो ईएसआई हो या कोई और तरीके का फंड हो तो उसमें दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5% ऑफ वेजेस ऑफ विच 1.75% इज पेड बाय एम्प्लॉइज। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच ईयर, तो बोनस भी दिया जाता है। तो क्या क्या मिलेगा वर्कर को, देखो एक तो सैलरी मिलेगा, एक डीए मिलेगा,
दूसरा जो है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कहाँ पर बोला है, पीएफ में, ठीक है, और एक ईएसआई में, और इधर बोनस मिलेगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर 308 आवर्स ईच, 8 आवर्स मतलब ईच मतलब पर डे 8 आवर्स हुआ। आउट ऑफ दिस द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे, 15 दिन का लीव भी मिलेगा लेकिन पेमेंट दिया जाता है उस लीव पे। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस, ठीक है, हमें वेज रेट निकालना है। वेज रेट कौन निकालेगा बोलो, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेज रेट कौन निकालता है, ऑर्गेनाइजेशन, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट। कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट, अब जो भी देना पड़ेगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कर को क्या क्या पे किया जाता है कंपनी की तरफ से, सबसे पहले बेसिक, बेसिक पे, बेसिक में क्या आएगा, जो सैलरी बोला है 10,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करें, ईयर में करना चाहिए कि मंथ में करना चाहिए, क्योंकि देखो मंथ में कर सकते हो लेकिन लास्ट में वर्किंग डेज तो हमें मंथ का दिया नहीं, किस चीज का दिया, ईयर का, ठीक है। तो हमें वेज रेट निकालना है। वेज रेट अगर ईयरली डेटा के साथ ईयरली डिवाइड करोगे तो वेज रेट पहले बोलो तो कैसे निकले, डिवाइडेड बाय आवर्स, ठीक है। अब ये टोटल वेजेस अगर ईयर का लोगे तो नीचे का भी क्या होना चाहिए, ईयर, और अगर इसको मंथली लोगे तो नीचे का भी क्या लेना पड़ेगा, मंथली, दोनों से ही हो सकता है। लेकिन अब बोलो ये 300 डेज को कैसे मंथ में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि वैसे तो 365 डेज होता है, अब यहाँ 3 दिया है और यहाँ 15 दिन बोल रहा है, और वैसे 15 अगर जोड़ भी लेते हो तो 315 ही हुआ ना, तो इसका मतलब रोजाना काम कैसे होता है मंथली, वो तो हमें नहीं पता ना, मंथली 30 डेज होता है कि 28 की कितना, वो हम लोग कैसे अजम्पशन ले, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन को किस में ट्रांसफर करना, ईयर में, क्योंकि 300 को अपने मन से हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये प्रॉपर 365 तो है नहीं कि हम लोग अपने मन से करेंगे। और वैसे भी मंथ का देखोगे तो किसी दिन 30 डेज होता है, किसी दिन हम लोग का डेज में अगर जाते हैं, और यहाँ पर वैसे भी ये फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन, बिकॉज 300 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीजों को ईयर में करोगे तो इसमें हमें एक्यूरेट आंसर मिलेगा, उसमें नहीं करना है। अगर इसको ईयर मंथली कर दोगे डिवाइडेड बाई 12 वगैरह करके आंसर गलत आ जाए, क्योंकि 300 दिन है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, ईयरली कितना बेसिक पे हो गया, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, डीए, डीए कितना है 2,000 पर मंथ बोला है, तो 2,000 इंटू कितना होगा 12, तो कितना हो गया 24,000। अच्छा, डीए के बाद क्या है, डीए के बाद बोला है कि प्रोविडेंट फंड, अब देखो प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर खुद, सॉरी इंप्लॉय खुद करेगा तो इंप्लॉयर भी करेगा, यहाँ पर किसका वाला आना चाहिए, इंप्लॉयर का कि इंप्लॉय का, एम्प्लॉयर का आएगा, क्योंकि कंपनी जब अपना खर्चा देखेगा तो वहां पर अपना खर्चा जो भी है वो ऐड करेगा ना, तो वो देख रहा है कि ये तो इन हैंड जाएगा और एक जो है हमारे आउट ऑफ पॉकेट जाएगा, लेकिन वर्कर को बाद में मिलेगा, तो पीएफ, तो पीएफ कितना है 10%, लेकिन 10% ऑफ क्या वो तो नहीं बोला है, तो फिर क्या लेना चाहिए, तुम लोग जैसे टैक्स में करते हो, हाँ दोनों में लेना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए, जैसे टैक्स में करते हो 1,20,000 प्लस 20, हाँ तो ये कितना होगा देख लो, ठीक है। तो ये पीएफ हो गया, और एक ईएसआई बोला था, ईएसआई बोला था, देखो ईएसआई कैसे बोला है, 6.5% ऑफ वेजेस, टोटल ईएसआई कितना मिलता है, वेजेस का 6.5%, जिसमें से 1.75% इंप्लॉय देता है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ इंप्लॉयर का लेंगे, तो इंप्लॉयर कितना देता हूँ, माइनस करने से पता चलेगा, 6.5% टोटल देना है, जिसमें से यहाँ इक्वल इक्वल इसका मतलब नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मली इक्वल इक्वल होता है, अभी यहाँ नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। 6.5% में से 1.75 जो काम कर रहे हैं वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे बाकी अमाउंट, इसमें ये भी किस पे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो अगेन वेजेस बोला है, वेजेस का मतलब लेकिन हमेशा बेसिक प्लस डीए होता है, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 24, बोलो कितना हो रहा है, 6,840 आए, ठीक है, ईएसआई का हो गया। और एक चीज दिया जाता है बोनस, ठीक है, बोनस बोल रहा है 2 महीने का वेजेस ईच ईयर दिया जाएगा बोनस, तो बोलो बोनस कितना होगा, हाँ देखो हम लोग का वेजेस कितना है 12,000, वेजेस मतलब बेसिक प्लस डीए दोनों लेना पड़ेगा, 12,000 पर मंथ, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बोनस क्या होता है, बोल रहा है कि 2 महीने का वेजेस, ठीक है, तो 2 महीने का वेजेस कितना होगा 24,000, तो फिर उतना ही लिखना है। ऐड करो बोनस, ऐड बोनस 12,000 इंटू 2 24। अब पूरा ऐड करके देखो कितना आ रहा है टोटल वेजेस पर एनम, कितना आ रहा है टोटल? 1,89,240 रुपीज, ये हो गया पूरे साल भर का वेजेस। अब पूरे साल भर का टाइम निकालना है कि कितने टाइम इन्होंने काम किया, तो इफेक्टिव आवर निकालना पड़ता है। इफेक्टिव आवर कैसे निकालोगे, बोलो, ये डेटा देख के मुझे बोलो साल भर में कितना काम हुआ। अच्छा, -15 होने से तो डेज में आएगा। हाँ देखो, 300, एक पूरे साल में 300 दिन काम होता है, लेकिन उसमें से 15 दिन वर्कर छुट्टी पे जाते हैं, पेमेंट दिया जाता है, वो बात अलग है, लेकिन हमें तो इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन होता है, तो 15 दिन वर्कर जो छुट्टी पे जाते हैं, क्या प्रोडक्शन होता है, नहीं होता है। तो एक्चुअली पूरे साल भर में प्रोडक्टिव डेज कितना है, 300 -15, और पर डे अगर 8 आवर्स काम होता है, तो इतने दिन में कितना काम होगा, है ना। तो ये जितना आएगा, ये 285 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, 2280 आवर्स। वेज रेट पर आवर 1,89,240 डिवाइडेड बाई 2280 आवर्स, कितना हो रहा है ₹83 पर आवर। इसको सिर्फ 83 लिख के आने से नंबर नहीं मिलेगा, तो क्या हुआ, आंसर में नहीं लिखेगा, लिखना पड़ेगा, कॉस्ट में लिखना जरूरी है, इन बार बार बोल रहे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। टाइम नहीं मिलता है वो बात अलग है, तब तो क्या करोगे, फिर 83 लिखना जरूरी है, रुपीज आवर नहीं भी लिखो तो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है, लेकिन अगर टाइम मिले तो क्यों नहीं लिखोगे। टाइम तो लिखा है, 80 वर्ड तो लिखना है, एक चार हो गया। 13 वाला देख, यहाँ पर कैलकुलेट द एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ ए वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, फ्रिंज बेनिफिट दिया हुआ है, सभी मंथली दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर 300, 20 days are availed off as holiday on full pay in a year, assume a day of 8 hours। तो क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो निकाल सकते हो तुम, कैलकुलेट करो। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इफ एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ ए वर्कर, मतलब वही कि एक वर्कर 1 घंटे में काम करने से कितना पेमेंट उसको मिलता है, मतलब वही आवरली वेज रेट। आज गोपाल करके लाया, इसलिए मुझे याद भी दिलाया कि होमवर्क था, होमवर्क तो रोज ही देते हैं, आज करके लाए हो पहली बार। अच्छा, तो तभी बोले नहीं, आज बोले तो मुझे लगा आज ही करके लाए, इसलिए आज इतना कॉन्फिडेंस सही लगा। होमवर्क तो हम सबको देते हैं, फाउंडेशन को भी देते हैं, इंटर को भी देते हैं, कोई करके नहीं लाता। होमवर्क भी मेरा, क्लास वर्क भी मेरा, हम ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे अच्छा ईयरली निकालोगे, अभी जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से 10,000 इंटू 12 प्लस डियरनेस अलाउंस। देखो शॉर्टकट में कर सकते हो, लेकिन वहां पर टाइम मैनेज करने के लिए हाथ का स्पीड बढ़ाने का एक ही उपाय है, लिखना, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे शॉर्टकट में, तो ये तो ओरली हम यहाँ पर कर सकते हैं तुम लोग को पूछ पूछ के,
लेकिन उसमें क्या होगा, वहां तो लिख के आना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा 36,000, और कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, हम कभी कर लेते, कभी कोई और कर रहा है तो लिख रहे हो, तो वहां तो सारी चीज खुद ही करने पड़ेंगे। क्यों, रेगुलर क्लास में लिखने का हैबिट भी तो होना चाहिए। टोटल इफेक्टिव आवर्स इन ए ईयर, 300 माइनस 20, यहाँ पे 20 था जो ऑफ डेज था, इंटू 8 आवर पर डे, 180, 280 इंटू 8 आवर्स पर डे, कितना हो रहा है 2240 आवर्स। ठीक है, अब इसका निकालो इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ये निकालना है, यहाँ पर लिख इफेक्टिव आवरली वेज रेट, इफेक्टिव आवरली वेज रेट रुपीज 1,68,000, 2,240 रुपीज 75। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था, बल्कि ये तो और भी कम डेटा था इसमें। ठीक है, तो 12 13 एक ही जैसा था। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब लेबर का ही, लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ना। ठीक है, इसके बाद हेडिंग करो लेबर टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब लेकिन सेल नहीं है, जैसे अकाउंट्स में टर्नओवर का मतलब सेल होता है ना, यहाँ पर मूवमेंट है वर्कर का। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब मूवमेंट। तो वर्कर का ज्यादा मूवमेंट होना अच्छा है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्कर को कभी भी काम पे रखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसे बनाना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे कंपनी का खर्चा होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें क्या होता है, कंपनी का अगर वर्कर बार बार टर्नओवर करे तो उसको लॉस है, क्योंकि फिर नया वर्कर को फिर से सिखाओ, और जब सिखाने का टाइम चलता है, मतलब जब ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो वर्कर तो आता है, पेमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन उतना कुछ प्रोडक्टिव मिलता नहीं है। जैसे जैसे वो लोग सीखने लगते हैं थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, लेकिन उतना तो कुछ जो है बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टर्नओवर हो। वैसे तो होगा, रोक नहीं सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द होल प्रोसेस ऑफ वर्कर कम, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तुम लोग चाहो तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, रिटेन एंड लेफ्ट। ठीक है, वर्कर का आना रहना और चले जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर टर्न ओवर। ठीक है, लेबर टर्न ओवर। अब इसका जब रेशियो निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और रेशियो जैसे मैथ्स में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूज करके, उसी तरीके से हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, मानो कि एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब इनके यहाँ पर ओपनिंग टाइम पे, मतलब 1 Jan मान लो 2023 में, ठीक है, कितने सारे वर्कर थे, सपोज ए बी, ये वर्कर का नाम है। ठीक है, ABCDEFGHIJ, कितने हो गए टोटल,
10 लिखा है ना मैंने, 10, ठीक है, तो यहाँ मैंने 10 वर्कर। अच्छा, जब ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर, क्योंकि मैंने जैन लिया है, तो फिर कितने वर्कर रहे? मान लो ए, बी, डी, ई, एफ, DEF, और यहाँ पर HIJ, ये सबको मैंने एज इट इज रखा, यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया। मान लो यहाँ लिखा है M और यहाँ लिख दिया है L, ठीक है। अच्छा, एंड में भी कितने वर्कर रहे? 10 वर्कर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर वर्कर का मूवमेंट हुआ है? बोलो, कौन कौन चला गया? हाँ, और बदले में कौन आया? ठीक है, तो मतलब C एंड G जो है लेफ्ट, ठीक है, और एम और एल जो है, इनको क्या बोलेंगे? ये रिक्रूट हुए। रिक्रूट, लेकिन इसको रिप्लेस बोल सकते हैं, ठीक है, ये न्यू रिक्रूट नहीं है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड वर्कर है, क्योंकि ये सब लैंग्वेज समझना पड़ेगा, इसी पे रेशियो डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को ये समझना है कि खुद से चला गया, सॉरी, नया रिक्रूटमेंट है कि किसी के बदले रिक्रूट हुआ है। तो देखो, इसके नीचे नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या है? सी के बदले एम को लिया गया। रिक्रूट तो है, लेकिन एकदम नए जगह पे रिक्रूट नहीं हुआ, पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में सी के बदले एम और जी के बदले एल को लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान लो नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, तुम लोग को बताना है कौन रिप्लेस्ड हुआ है, हम जो अभी एग्जांपल लेंगे, रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा लिख रहे हैं, शुरुआत में था ABCD, ठीक है, मान लो ये स्टार्टिंग में थे, और एंड में बचा, बदल देते हैं डेटा, A, B, E और F, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, ये बताओ, नंबर बताओ पहले, कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड हुए? 2, ठीक है, और नाम भी बताओ, किसके बदले कौन? हाँ, मतलब सी के जगह ई और डी के जगह एफ, तो जैसे मैंने कलर लिया उसी हिसाब से लिख दिया, सी के जगह पे ई आ गया है, डी के जगह पे एफ आ गया, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट लग रहा है आसान है, आसान ही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी पे कंसेंट्रेशन करना है जब हम लोग को रेशियो निकालना है, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से बताओ, इसी इसी तरीके के क्वेश्चन पे, स्टार्टिंग में था मान लो ABCD, ठीक है, इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं, ये एक एग्जांपल है, उसके बाद दूसरा वाला, और एंड में है ABE, और यहाँ पर मैंने खाली रखा, ठीक है। बताना क्या है तुम लोग को? नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, बोलो पहले नंबर बताओ, कितने एम्प्लॉय रिप्लेस्ड? हाँ, किसके बदले कौन रिप्लेस हुआ? सी के बदले ई, सी के बदले ई आ गया है, ठीक है। डी के जगह पे अभी तक कोई नहीं आया है, मतलब डी चला तो गया है, क्योंकि एंड में डी जब नहीं है तो डी चला गया है। ईयर एंड में देखो या फिर मंथली देखो, जैसे भी देखा जा सकता है, नॉर्मली ईयर वाला ही डेटा हमें दिया जाता है, लेकिन डी चला गया है, एक जगह अभी भी खाली है जिसकी जगह पे कोई नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लो हेड ऑफिस है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक ब्रांच है जो नया ओपन हुआ, ठीक है, न्यू मतलब पहले से नहीं था, ब्रांच पहले से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में न्यू लिख दिया, मतलब नया ब्रांच है। यहाँ पर वर्कर है ABCD, यहाँ पर EFG, ये तीनों लोगों को काम पे रखा गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड कितने हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, पहले हेड ऑफिस का मतलब तो पहले से वो था, नया कौन बना? ब्रांच। अब पहले से ABCD थे और नई जगह पे नए लोगों को रख दिया जिनका नाम है EFG, ठीक है। अब तुम लोग को
हाँ बोलो। Replacement. हाँ, जीरो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, मतलब ये रिक्रूटमेंट को रिप्लेसमेंट मत समझो। अगर नया ब्रांच है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, किसी के बदले मैंने किसी को नहीं लिखा है, ठीक है। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ये किसी तरीके का रिप्लेसमेंट नहीं। तो इस पे नोट लिख लो, इस ऐसे क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। इफ द न्यू रिक्रूटमेंट is on account of expansion of business. बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना ब्रांच ओपन होता है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रांच ओपन हुआ और हम लोगों ने न्यू रिक्रूटमेंट किया, ठीक है। देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट, एज रिप्लेसमेंट। ये कभी भी रिप्लेसमेंट की तरह काउंट नहीं होगा, ठीक है। नए लोगों पे, नए जगह पे नए नए लोगों को रखा गया है, तो ये फ्रेश रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिप्लेसमेंट का बात नहीं आता। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर सेपरेट। तुम लोग को अभी सेपरेट कितने लोग हुए हैं वो बताना है, सेपरेटेड लिख दिया मैंने, ठीक है। सेपरेटेड लिखो, सेपरेट लिखो, जो भी लिखना है लिखो। अच्छा, अब पहले था ए बी सी डी, ये मान लो स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन में था, एंड में है ए और बी, एंड में ए और बी बचा, ठीक है। तुम लोग को बताना है नंबर ऑफ सेपरेशन। हाँ, नंबर ऑफ सेपरेशन, दो जन, नाम क्या है, सी एंड डी, ठीक है। नाम दो हो गया, सी एंड डी, सी डी छोड़ के चले गए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अब खुद भी छोड़ के जा सकते हैं, उन्हें ऐसा भी होता है कभी कभी काम से, मतलब अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लगे तो फिर निकाल भी सकता है, ठीक है। अब निकालने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। नंबर ऑफ सेपरेशन, हाँ बोलो, टू, ठीक है। और नाम सी एंड डी, और यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट भी हुआ है ना, सी के जगह पे, ठीक है। यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट भी है। तो बस यही हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब हमें लैंग्वेज देगा तो थोड़ा पढ़ के समझ लेना है कि कितने रिप्लेस है, कितने जो है सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें मेनली तीन चीजों को समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो, लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो, ये जब हमें कैलकुलेट करना है तो रेशियो बनाने के लिए हमें कितना डेटा चाहिए बोलो तो? दो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, एक तो है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, फिर है नंबर ऑफ सेपरेशन। हाँ, टोटल को कैसे निकालेंगे, टोटल मतलब पूरे साल भर में कितने वर्कर थे, ठीक है। अब पूरे साल भर में कितने वर्कर है उसको एग्जैक्टली वैसे निकाल पाना मुश्किल होता है, तो हम लोग उसका क्या कर लेंगे, एवरेज, ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा रहेगा उसको एवरेज कर लेंगे, क्योंकि पर डे में भी तो मूवमेंट हो सकता है, पर वीक में हो सकता है एक महीना भी किसी तरीके का मूवमेंट नहीं हुआ, तो हर एक चीजों को उतने से, मतलब फिर एड लेस करके इतना डेटा हमें देता भी नहीं है। पहला बात, क्वेश्चन क्यों नहीं देता है वही हम बता रहे हैं। एवरेज कब करते हैं, किसी चीज का एवरेज कब निकालते हैं, जब हमें इतना सारा डेटा को यूज नहीं करना है। एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एवरेज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसको हमें हमेशा बेस में रखना है, क्योंकि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय के हिसाब से ही तो हमें निकालना है। टोटल एम्प्लॉय यहाँ पर क्या करके निकालेंगे, एवरेज करके, जो बेस में जाएगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में जाएगा यही वाला जो कि बेस होता है। अच्छा, अब ये कैसे निकालोगे, तो इसका लिख लो, एवरेज एम्प्लॉय कैसे निकाला जाता है, एवरेज एम्प्लॉय जैसे मैंने अभी बोला वही लिखना है तुम लोग को। ओपनिंग वाला डेटा रहेगा और क्लोजिंग, ओपनिंग एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, ओपनिंग एम्प्लॉय इन बिगिनिंग पीरियड,
या स्टार्टिंग, जो भी लिखो चलेगा। इन बिगिनिंग पीरियड, अब पीरियड जैसा रहेगा, ईयर रहेगा ईयर, मंथ रहेगा मंथ, वैसे ले लेना है। प्लस क्या करना है, क्लोजिंग एम्प्लॉय, हाँ क्लोजिंग नंबर भी लिख सकते हो, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मैंने सिर्फ क्लोजिंग लिख दिया है। क्लोजिंग एम्प्लॉय इन एंड पीरियड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इस पे ना अलग अलग मेथड्स बने हुए, ठीक है, 3 मेथड्स लिखो। मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है, क्या क्या मेथड है। पहला है रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है सेपरेशन मेथड, और लास्ट है फ्लक्स। ये 3 मेथड हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके नीचे ही लिख देते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और इसको ना कभी कभी परसेंटेज में भी निकालते, क्योंकि देखो रेशियो को इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, तो कभी कभी इसका आंसर परसेंटेज में भी दे सकता है, तो इंटू 100 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रेशियो में ही लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज नॉर्मली इंटू 100 से ही आंसर आता है। अब सेपरेशन मेथड में हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100। और फ्लक्स मेथड में क्या होगा, इसमें लिखो नंबर ऑफ रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वही सेम चीज लिखना है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करेंगे इधर वाले को, ठीक है। अब देखो रिप्लेसमेंट कब हो सकता है, बोलो, ये जो रिप्लेसमेंट है इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, कितने लोगों को हम लोगों ने एक्सेस किया, इन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, इसको कभी कभी ये लैंग्वेज से भी लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय वही एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेशन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिप्लेस लिखा है, तो रिप्लेस 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है देखो, एक किसी के बदले कोई आया, ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब रिक्रूटमेंट ही तो हुआ ना, एक तरीके से सोचो, रिप्लेस करने का मतलब मुझे रिक्रूट करना पड़ रहा है, तो रिक्रूट 2 तरीके से होता है, कैसे होता है, एक रिप्लेस करके और एक फ्रेश रिक्रूट होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्लेसमेंट से भी हम लोग कभी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिप्लेसमेंट है तो वो लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग दोनों चीज को कंसिडर करेंगे, क्या क्या कंसिडर करेंगे, रिप्लेसमेंट और एज वेल एज न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट एक्सेशन का मतलब, ठीक है, रिप्लेसमेंट प्लस क्या हो जाएगा, न्यू रिक्रूट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन जैसा है वो रहेगा, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय जो जैसा लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू 100, ठीक है। अब बात रहा कि मुझे ये यूज करना चाहिए, मतलब एक्सेशन यूज करना चाहिए कि ये यूज करना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में डेटा रहेगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट का रिक्रूटमेंट है, ये वाला है ही नहीं, तो फिर हम लोग जस्ट इसको लिख के कर देंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग वर्ड रहता है तो मैंने लिखवा दिया। अब क्वेश्चन पे क्या डेटा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है। सेपरेशन का मतलब सेपरेशन नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 100, और रिप्लेसमेंट का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 100। और ये वाला इन दोनों का एवरेज जैसा हो गया, देखो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ सेपरेशन।
और यहाँ पर इसके जगह हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन का भी यूज कर सकते हैं अगर मेरे क्वेश्चन में किसी के बदले किसी को रखा गया है और दूसरा जो है फ्रेशली भी रिक्रूट है, दोनों चीज अगर इन्वॉल्व है तो फिर मुझे दोनों डेटा को लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई एक चीज है तो एक लेंगे, बाकी वाला मेरा 0 हो जाएगा, मतलब उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा डेटा रहेगा उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोलो लेबर टर्नओवर क्या होने से अच्छा, हायर या लोअर? लोअर, ठीक है। तो इस पे हमें कमेंट करने बोलता है, जैसे तुम लोगों ने मेटेरियल में क्या सीखा था, बोलो एक रेशियो वहां भी सीखा था ना, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जितना हाई होगा उतना अच्छा। यहाँ पर लेबर टर्नओवर जितना कम होगा, अभी तो तुम लोगों ने बोला मूवमेंट जितना कम होगा उतना अच्छा, तो लिख लो ये चीज को भी, हायर द लेबर टर्नओवर रेट मोर विल बी लेबर कॉस्ट, जितना ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा लेबर कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा फॉर एनी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लिखो, और वाइस वर्सा, उल्टा होगा, ठीक है। अगर लेबर टर्नओवर कम हुआ तो लेबर का कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज बता दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का एंट्री दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग ये है इन प्लेस ऑफ लिविंग वर्कर, ठीक है। अब वो किसी भी रीजन से लीव कर रहा हो, वो खुद मतलब उसको निकाल दिया जा रहा है काम से, या फिर जो भी रीजन हो, ठीक है। और एक होता है न्यू अराइवल। न्यू अराइवल का मतलब जब बेसिकली एक्सपांशन करना चाहते हैं हम लोग बिजनेस का, जैसे कि मैंने वो ब्रांच वाला एग्जांपल दिया, तभी हम लोग करेंगे, ठीक है। और हाँ बोलो, हाँ, न्यू अराइवल वाला, ठीक है। और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोला जाता है एक्सेशन, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेशन। और सेपरेट कैसे, एग्जिट कैसे करेगा, जैसे एंट्री लिखा है वैसे एग्जिट लिख देते हैं इसके साथ सिमिलर करके। एग्जिट कब होता है, जब कोई चला जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, मतलब सेपरेशन, ठीक है। अब सेपरेशन कैसे हो सकता है, खुद से रिजाइन कर सकता है या फिर उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज बोल सकते हैं, हाँ वो भी बोल सकते हैं। और इसको रिजाइन लिख दो, ठीक है, अपने आप चला गया या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ही हटा दिया, ठीक है। दोनों में से कोई एक रीजन होता है सेपरेट होने का। अच्छा, अब और एक चीज सीखना पड़ता है, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, इन 90 डेज लेबर टर्नओवर रेट इज 10%, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन फॉर होल ईयर लेबर टर्नओवर रेट इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये तुम लोग को बताना है कि अगर 90 डेज के लिए, ये मैंने डेटा दिया है कि 90 डेज के लिए लेबर टर्नओवर रेट है 10%, तो फिर पूरे साल भर के लिए लेबर टर्नओवर रेट कितना होगा, ये तुम लोग बताओ। 40.5556 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इक्विवेलेंट करके देखो, 90 डेज में लेबर टर्नओवर कितना है 10%, तो 1 डे में कितना होगा, कम 10% बाई 90, और पूरे साल भर में 365 डेज होता है। और अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली बता दे भाई 365 नहीं लेके 360 या कुछ लेना है, तो वैसे लेना पड़ेगा, तब हम लोग अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे 365। और ये कैलकुलेट करने से आ रहा है, हाँ, 40.55% ऐसे आए, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन हमें मिलेगा,
यहाँ पर देखो मैंने डेज में दिखाया तुम लोग को एग्जाम्पल, डेज की जगह कुछ और हो सकता है। पूरे मान लो ये 40 डेज के 90 डेज की जगह मंथली दे दिया, तो फिर यहाँ पर कितना लगाते? 12 मंथ। अगर यहाँ पर क्वार्टर दे दिया तो यहाँ कितना लगाते? 4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कैसा दिया हुआ है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट तो हो गया। इलास्ट्रेशन 14। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या बोला है, द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, जब उनका क्वार्टर एंड हुआ है तब उन्होंने देखा कि लेबर टर्नओवर है 10%, 5%, 3% अंडर फ्लक्स रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन मेथड। मतलब 10% कौन से मेथड से? फ्लक्स रिप्लेसमेंट से, और ये वाला 3। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, find out the number of worker for the quarter recruited and joined, left and discharged, equivalent employee turnover rates for the year। ये तो अभी सिखाए उस पे करना है, पहले तो ये दोनों निकाल के देखना है। ठीक है, तो तुम लोग देखो कर पाते हो। हमें 3 मेथड से पहले देखो क्या क्या डेटा चाहिए हम लिखवा देते हैं, इसके बाद हमें क्वेश्चन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या है? हाँ, सबसे पहले तो मेथड बता दिया, लेबर टर्नओवर रेट जो है वो हमें बता दिया है 10%, 5% और 3%। ठीक है, 10% कौन से मेथड से है? हाँ, पहला यही बोला था। और ये वाला है हम लोग का रिप्लेसमेंट, और ये वाला है सेपरेशन। ठीक है, और नंबर ऑफ, और एक डेटा दिया था नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, हाँ, ड्यूरिंग द क्वार्टर। 30 लोग रिप्लेस हुए हैं उस क्वार्टर में। ठीक है, अब इतना ही दिया है, और तो मुझे नहीं लगता है कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, नहीं और कुछ नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कितने लोग हैं वो तुम लोग को निकालना है। तो रिक्रूट और ज्वाइन अगर निकालना चाहते हो तो कौन सा मेथड से निकाल सकते हैं? हाँ, रिप्लेसमेंट से, क्योंकि रिप्लेसमेंट में ही तो हमें पता होता है कि नए कितने रिक्रूट हुए या फिर किसी के बदले कौन आया। ठीक है, अब नया हो या फिर वो किसी के बदले हो, लेकिन वो तो मुझे कौन सा मेथड बताएगा? रिप्लेसमेंट। तो इससे तुम लोग को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? लिखो, रिप्लेसमेंट मेथड का जो फॉर्मूला है वो लिखना है। फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए। देखो कैसे याद करोगे, क्योंकि ऊपर क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, डिवाइडेड बाय, सब में एक ही होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। ठीक है, अच्छा अब ये कितना दिया हुआ है? 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 5%। अब देखो एक चीज पता है तुम लोग को कैलकुलेशन में, इधर परसेंटेज लिखने का मतलब हम इसको 5/100 बोल रहे हैं, तो ये 100 फिर इधर नहीं लिखा जाता है, 100 एक ही साइड लिखा जाता है। या तो इधर लिख लो या फिर इधर लिख लो, क्योंकि 5% आया कैसे, इस पे 100 लगा के ही तो आया है। तो फिर इधर फिर से परसेंटेज और इधर भी 100, ये दोनों चीज नहीं चलेगा। या तो इधर 100 को रखो या फिर इधर 5 लिखो, कोई भी है। ठीक है, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज आया ही तो है 100 के लिए, तो फिर दोबारा दो दो जगह पे 100 नहीं लिख सकते हैं। इधर 5 लिख लो, उधर 100 रहने तो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर 5 लिखेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना है बोलो? 30। ठीक है, तो 30 लिख, मेरा स्पेलिंग ही गलत है, ठीक कर 30। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। 100 फिर इधर रखना है, अगर इधर 5 रखोगे तो इधर 100 रखना है, और उधर 5% रखोगे तो इधर ऐसा रखना है। अच्छा, अब कितना हो जाएगा? 5 इंटू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, हाँ 600। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमें मिल गया 600, लेकिन हमें थोड़ी ना ये आंसर चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था कितने रिक्रूट और ज्वाइन या फिर लेफ्ट डिस्चार्ज, ऐसा कुछ हमें चाहिए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना है। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता करना है
कि कितने लोग रिक्रूट और ज्वाइन है, तो फिर कौन सा मेथड ले? सेपरेशन वाला देखे, नंबर ऑफ सेपरेशन पता चलेगा, क्योंकि देखो सेपरेट भी तो हमें चाहिए कितने लोग डिस्चार्ज हुए, तो हर एक मेथड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सेपरेशन वाला इसके बाद यूज करते हैं। लिखो सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ पर लेकिन इन ईयर नहीं, इन क्वार्टर है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो चलेगा। सेपरेशन मेथड, इधर परसेंटेज लिखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, इसमें जल्दी होगा। देखो इसमें कैसे होता है, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेपरेशन वो तो नहीं पता, लिखेंगे, और एवरेज तो पता चल गया कितना हो रहा है, 600, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर क्या लिखोगे, 3/100, और इधर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सेपरेशन बाई 600, ठीक है। अब ये 100 से यहाँ पर कैलकुलेट कर दो, ये 100 से इसको कैंसिल आउट कर दो 6, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा। कितने लोग छोड़ के चले गए, 80, ठीक है, कितने लोग छोड़ के चले गए, 80। वैसे तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, ये लेकिन सबसे जल्दी होने वाला है, बाकी जैसा हैबिट है वैसे कर सकते हो। 18 लोग जो है वो छोड़ के चले गए। अब दूसरा मेथड, लास्ट मेथड लगाओ, देखते हैं उससे क्या निकल के आता है। तो हमें एक आंसर मिला है फिलहाल कि कितने लोग छोड़ के चले गए, तो कौन सा मिला, लेफ्ट और डिस्चार्ज, लेकिन छोड़ के चले गए टोटल पता है, लेकिन कितने लोगों को लेफ्ट, लेफ्ट मतलब खुद छोड़ के चले जाना, और डिस्चार्ज मतलब कंपनी ने बता दिया कि भाई चले जाओ। तो ये 18 में ही तो वो चीज दोनों ही इंक्लूडेड होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा, फ्लक्स मेथड का यूज करते देखते हैं क्या आंसर आता है। लिखो फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एक्सेशन, लिख दो डायरेक्टली, नंबर ऑफ एक्सेशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन। हम लोग ये मेन मतलब ये फॉर्मूला ही लिखेंगे, अब इसमें जरूरत होगा डेटा पुट करेंगे, नहीं होगा उसको जीरो रखेंगे, ताकि हमारा कोई ऐसा इश्यूज ना हो कि हम लोगों ने लिखा नहीं, ठीक है। और नीचे एवरेज आता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, ठीक है। फ्लक्स मेथड कितना था, 10%। अच्छा, नंबर ऑफ एक्सेशन को ऐसे ही रखो एक बार, ठीक है। सेपरेशन अभी अभी निकाला, बोलो कितना था, 18 लोग अभी जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया सेपरेट बाय, ये पता है 600 है, ये 100 और नहीं लिख रहे क्योंकि इधर लिखा हुआ है मेरा 10/100, और ये हो गया नंबर ऑफ एक्सेशन प्लस 18/600, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल करो 6, ठीक है, 6 into 10 60, हाँ, इक्वल नंबर ऑफ एक्सेशन। तो नंबर ऑफ एक्सेशन 42। अच्छा, अब एक्सेशन का मतलब क्या होता है, हाँ लिखो फिर, तब तो सारे आंसर मिलेंगे ना। नंबर ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या लिख पाया है मैंने, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड और न्यू अराइवल लिख सकते हो, न्यू रिक्रूट लिख सकते हो, ठीक है। वैसे वर्ड का कोई ये नहीं है, जैसा चाहो समझ में आना चाहिए। एक्सेशन हमें पता चल गया कितना, 42। रिप्लेस्ड कितने हुए बोलो तो, 30, ठीक है, वो तो क्वेश्चन ही बताया था, ठीक है। तो फिर न्यू अराइवल निकाल सकते हैं, 12 हो जाएगा, ठीक है। 42 - 30, ये आंसर हो गया मेरा 12, ठीक है। अच्छा, अब सभी डेटा को तो यूज कर लिया, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर भी तो लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बोला है रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पर लिखो रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। बोलो अब, बताओ कि कितना होगा रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, टोटल बताओ, टोटल रिक्रूटेड एंड ज्वाइन का मतलब क्या है?
रिक्रूट और ज्वाइन दोनों अलग अलग बता रहा है। एक रिक्रूट का मतलब फ्रेश रिक्रूट भी हो सकता है, किसी के बदले भी हो सकता है। ज्वाइन का मतलब फ्रेश ज्वाइन भी हो सकता है, किसी के बदले भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज आ जाएगा। मतलब टोटल में कितना लिखना पड़ेगा? 42। नंबर ऑफ एक्सेशन ही तो मेरा दोनों चीज को बता रहा है ना। अब मुझे तो नहीं पता फ्रेश कौन सा है, किसने किसके बदले किया है। अब इसमें दो चीज लिख दो ऐसे एरो लगा के। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेस्ड, अब हमें तो पता है ना, हम लोग बता देंगे नंबर ऑफ रिप्लेस्ड कितना 30, और नंबर ऑफ न्यू जो है, न्यू रिक्रूट या अराइवल जो भी लिखो, ये कितना है 12। लेकिन टोटल में कितना बताओगे? 42। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा था लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, उसमें तो कुछ बाइफरकेशन हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज सेपरेशन। इसमें हो गया 18, लेकिन ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, और इसको हम लोग किसी और तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लेफ्ट और डिस्चार्ज कितना हो गया? 18। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ता। और एक लास्ट वाला जो पूछा था कि इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, ये देखो इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा था, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर, वो भी बताओ कैलकुलेट करके। हाँ, तीनों का निकालना पड़ेगा, फ्लक्स मेथड का अलग। हम्म, सभी का अलग अलग निकलेगा। निकाल इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। तो पहले फ्लक्स मेथड, तो इसमें जो टर्नओवर है, ये हम लोग को कितना दिया है? 10%। ये पूरे साल का है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होता है? 4। ठीक है, तो 10% नहीं, ये एक क्वार्टर का है, सॉरी ये एक क्वार्टर का है। देखो क्या बोला है, हाँ ये देखो 31 मार्च 2023 में जो क्वार्टर खत्म हुआ था, ये क्वार्टर में कितने सारे मंथ रहे होंगे? कौन कौन से मंथ रहे होंगे? जैन, फेब और मार्च। ठीक है, तभी 3 3 महीने में तो एक एक क्वार्टर होगा, तभी तो 12 महीने में 4 क्वार्टर होगा। ठीक है, तो इस क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर में अगर 10% है तो 4 क्वार्टर में कितना होगा, ये निकालने से ही तो पूरे साल का निकलेगा। तो 10% इंटू 4 क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर लिख दिया तो कितना हो जाएगा? 40%। अच्छा, फिर दूसरा वाला मेथड रिप्लेसमेंट, इसका कितना था? 5%, एक क्वार्टर का है, तो पूरे साल भर का मतलब 4 क्वार्टर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20%। और सेपरेशन 3% था एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, समझ में आया? क्वार्टर बोलेगा तो फिर क्वार्टर, और ये जो गिवन डेटा है वो देख लेना है किस हिसाब से दिया हुआ है। वो एक क्वार्टर का दिया हुआ है, तो एक क्वार्टर का 10%, तो 4 क्वार्टर का ज्यादा होगा तो 40%। और 4 क्वार्टर निकालने से ही पूरे साल भर का निकल जाए। अच्छा, अब हम लोग हम्म, ये कितने मार्क्स का आएगा टोटल? 5 से 6 मार्क्स आ सकते हैं। ये देखो 1 2 3, अभी हम लोगों ने इतना सारा लगातार लिखा तो तुम लोग को लग रहा है बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोगों ने भी, लगातार करते रहे ना इसीलिए लग रहा है, और इतना लिख रहा है बोल के लग रहा है ना, मतलब लिख लिख के कर रहे हैं। 5 से 6 मार्क्स आएगा, और क्या देखो ना, 3 क्वेश्चन है, 3 के लिए 2 2 करके 6। हाँ सब। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत मायने रखता है कि क्या पूछ रहा है। जैसे ये वाला आंसर जो है, ये अगर कोई 42 लिख के नहीं आता है, इसको मान लो तुम लोग 12 या कुछ कोई 30 लिख दिया सिर्फ, वो फिर गलत हो गया ना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी ये टॉपिक आसान है, मतलब ये लेबर टर्नओवर वाला उतना कुछ मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला भी याद हो ही जाता है सब। अच्छा, अब ये 15th नंबर वाला देखो, इसमें
जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो जिन लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ है उनको भी समझ में आएगा, जिनका नहीं हुआ है उनको भी हम समझा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन जिनका हुआ है उनसे पूछेंगे, देखते हैं कि क्या हुआ। चलो देखते हैं। अच्छा, द मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड इज worried about their increasing employee turnover in the factory and before analyzing the causes and taking remedial steps। देखो, अब लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है तो ये इनके लिए जो है टेंशन वाला बात है। तो ये सोच रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है, वो चेक करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे उसको कम करने का। लेकिन उसके पहले उन्होंने कुछ और सोच रखा है। इट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। ये तो ढूंढना ही है कि भाई लेबर टर्नओवर क्यों बढ़ गया, लेकिन उसके पहले उनको ये ढूंढना है कि लेबर टर्नओवर होने की वजह से बोलो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा। कम होगा। लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सॉरी, कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो कम हो जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है कितना अमाउंट में कम हुआ है। उसके पहले उनको ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मेनली इसी चीज पे बेस्ड है, ठीक है, कि प्रॉफिट कितना कम हुआ है। तो बोल रहे हैं लास्ट ईयर सेल जो था इनका ये कुछ इतना था 83,03,300 और पीवी रेशियो इनका था 20%। अब आ गया ये पीवी रेशियो जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, बोलो। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट रेशियो थोड़ा। उसका जो भी परसेंटेज प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिट बाय वॉल्यूम इनटू 100 करने से पीवी रेशियो आता है। जैसे तुम लोग जीपी रेशियो निकालते हो तो कैसे निकालते हो? हाँ, क्या? जीपी बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे प्रॉफिट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। अब इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, नहीं करोगे तो रेशियोज में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है एक्चुअली ये प्रॉफिट नहीं होता है पीवी रेशियो में। ये प्रॉफिट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब बता देते, ये नहीं पता होगा तुम लोग को। पहले मुझे ये बताओ कि अगर सेल से टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। अच्छा, अब कॉस्ट में जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर होता है उसमें कॉस्ट को दो पैटर्न में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल, ठीक है। ये जो है ये कॉस्ट को अलग अलग नेचर में डिवाइड किया गया है जिसमें से ये एक होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, अभी बोला मैंने, यहाँ पर हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा बोलो, बिजनेस करते हैं अगर हम लोग तो सबसे पहले बेच के, प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के, जो भी हो, हम लोग कौन सा कॉस्ट पहले रिकवर कर पाएंगे, वेरिएबल। थोड़ी ना पहले ये सोचेंगे कि मेरा रेंट हम पे कर देंगे। पहले मुझे क्या सोचना है कि मेरा जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या फिर मेरा जो भी डे टू डे का खर्चा जो वेरी करता है प्रोडक्शन के ऊपर वो मुझे पे करने आना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना प्रॉफिट हो कि कम से कम वो पे कर पाए। तो सबसे पहले कोशिश होता है वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने का, और उसके बाद हम लोग कौन सा कॉस्ट रिकवर करना चाहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इधर लिखेंगे और प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इधर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो नॉर्मल इक्वेशन के हिसाब से। तो हम लोग बेच के अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं तो उसके बाद जो बचता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन से देखो, सेल्स माइनस, ये तुम लोग एफएम में किए होंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हमें क्या पे करना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्योंकि ये दोनों ही तो, ये दोनों मिला के तो मेरा क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर ये इक्वेशन है तो इधर कंट्रीब्यूशन है तो इस चीज को भी क्या लिखोगे, इधर भी कंट्रीब्यूशन लिखोगे। मतलब कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन कहलाता है। प्रॉफिट में अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्चुअली अगर हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पा रहे हैं और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसके बाद अगर कुछ नहीं बचता है, जीरो बचता है, तो फिर क्या, कौन से पॉइंट पे है हम लोग,
ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा, वेरिएबल कॉस्ट तो पे किया ही किया, तभी तो कंट्रीब्यूशन पता चला, अब उससे फिक्स्ड कॉस्ट भी पे कर दिया, तो एक्चुअली 100 रुपए का अगर मेरा सेल्स वैल्यू है, ठीक है, मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा 80, मान लो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी 80 है, तो फिर मेरा प्रॉफिट क्या हो गया 0, तो दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हर एक बिजनेस का ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में मतलब लॉस, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद क्या होता है प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो पीवी रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर बोला है पीवी रेशियो बोला है 20%, फिर बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज 4.45 लाख, मतलब इतने टाइम जो है वर्कर लोगों ने काम किया है, ये पूरे साल भर का है, कुछ तो वैसे बोला नहीं, साल भर का ही होगा जब ये साल भर का डेटा है तो। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, ये जो टाइम इन्होंने काम किया है ना, इसमें से 30,000 आवर्स ऐसा है जो टाइम ट्रेनिंग देने के लिए अलॉट हुआ था, ठीक है, न्यू रिक्रूट्स जिनको किया गया था उनको ट्रेनिंग देने के लिए, आउट ऑफ विच मतलब इसमें से हाफ ऑफ द आवर्स वेयर अनप्रोडक्टिव, तो बोलो कितना अनप्रोडक्टिव, और एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट, मतलब जो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने डिले किया है किस चीज में, इन फिलिंग वैकेंसीज, लोगों को रिक्रूट करने में डिले किया, तो उसके वजह से 1 लाख पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो लॉस्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर, तो अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर कितना आया था 15,000, अब ये बोला है एक्सक्लूडिंग, अगर नहीं भी बोलता तो एक्सक्लूडिंग है ना, 15,000 में 1 लाख इंक्लूड होगा तो वो 15,000 कहां से दिखेगा, उससे ज्यादा दिखना चाहिए, बोल रहा है एक्सक्लूडिंग है। तो पहले आवर्स का पूरा डिटेल्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है, पीवी रेशियो तो तुम लोग को समझा दिया, अब ये आवर्स जो बोला है ना इसका पूरा डिटेल्स को लिख लेते हैं कि क्या बोला क्या है, तो फिर हमें करने में आसानी होगा, ठीक है, अभी जितना पढ़ा है दिमाग में है तो अभी इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यहाँ पर लिखो टोटल number of actual hours worked by direct employee force is 4.45 lakh, तो इसको पूरा डेटा में कैसे दिखाओगे, मतलब पॉइंट हटा के कैसे दिखाओगे बोलो, 1 लाख हाँ, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, अगर कोई चीज लाख में दिख रहा है पॉइंट में है तो उसको पूरा डिजिट में दिखाने के लिए क्या करना है, 4.45 लाख इंटू 1 लाख, तो ये हो जाएगा 4,45,000, ये क्या है आवर्स है, आवर्स, ठीक है, इतना टाइम काम हुआ है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बाइफर्केशन बोला है, 4,45,000 आवर्स, ठीक है, अब इसमें कुछ टाइम ट्रेनिंग के लिए गया और बाकी टाइम क्या हो जाएगा प्रोडक्टिव, ये तो बोला है ना कि इतने टाइम काम हुआ है, तो ट्रेनिंग के लिए कितना गया है बताया होगा, देखते हैं, देखो ट्रेनिंग के लिए कितना गया है 30,000 आवर्स, तो इसके नीचे लिखो तुम लोग 30,000 आवर्स, तो फिर बाकी टाइम जो है वो प्रोडक्टिव कामों में लगा होगा, कितना है माइनस करने से पता चलेगा, 4,45,000, 1 लाख हाँ 4,15,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ये ट्रेनिंग आवर में भी कुछ काम मिला और कुछ काम नहीं मिला, कितना था आधा आधा, देखो बोला था ना हाफ, तो इसका हाफ करो कितना हो जाएगा 15,000 अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव 15,000 आवर्स और प्रोडक्टिव भी उतना ही, प्रोडक्टिव भी कितना हो गया 15,000 आवर्स, ठीक है। और एक अनप्रोडक्टिव टाइम बोला है, और एक बोला ना यहाँ पर अनप्रोडक्टिव क्या बोला है 1 लाख जो है जो कि एचआर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो अनप्रोडक्टिव आवर्स, ये कितना बोला है 1 लाख आवर्स, ये एचआर डिपार्टमेंट के डीले के वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल प्रोडक्टिव आवर कितना है, टोटल अनप्रोडक्टिव आवर कितना है, ये मुझे बताओ, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं टोटल प्रोडक्टिव आवर, 4 लाख हाँ,
और टोटल अनप्रोडक्टिव बताओ। 1,15,000। टोटल प्रोडक्टिव आवर कितना होगा? प्रोडक्टिव में कौन कौन सा लोगे? 4,15,000 लोगे और 15,000 लोगे। वो तो मैं उससे रखना चाहिए, प्रोडक्टिव आवर्स रखना चाहिए, लेकिन टोटल आवर्स में से तो ज्यादा हो गया ये। बता नहीं हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखो। और अनप्रोडक्टिव कैसे बताया मैंने? एक तो 15,000, ठीक है, और दूसरा 1 लाख। कितना हो जाएगा? देखो, इसीलिए तो मैंने इसको अलग लिखा है। इसलिए तो मैंने इसको अलग लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही तो मुझे बता रहा है। देखो क्वेश्चन में मुझे क्या बताया है, तुम लोग एक बार क्वेश्चन को देखो। बोला है द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स। ये तो काम जितना हुआ था वो टाइम था, ठीक है। तो ये क्या है? आवर्स वर्कड है, ठीक है। ये वाला क्या है बोलो तो? ये आवर्स क्या है? वर्क। अब इस वर्किंग आवर्स में ट्रेनिंग पीरियड के लिए इतना गया, तो फिर प्रोडक्टिव इतना हुआ। ट्रेनिंग पीरियड में आधा प्रोडक्टिव आधा अनप्रोडक्टिव। और ये तो जो रिक्रूटर थे उन्होंने 1 लाख घंटा लॉस कर दिया, उसमें ये वाला डेटा इंक्लूडेड नहीं है। तभी तो मैंने इसको सेपरेट लिखा, नहीं तो इसके साथ लाइन लगानी थी। इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर होता तो फिर ये पहला बात है, ये 4,45,000 में अगर ये 1 लाख इंक्लूडेड होता, फिर ये 415 तो वैसे भी नहीं लिख सकते। कितना लिखना पड़ता? 315। अगर होता तो लिखते, लेकिन ये तो साफ साफ पता चल रहा है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टाइम जो है ये किस चीज का पता है? ये बोला है जो है आवर्स वर्क, और ये तो इम्प्लॉय लोगों का बोला। ये इम्प्लॉय ने बर्बाद नहीं किया, ये किन्होंने किया? एचआर डिपार्टमेंट ने। तो ये पूरा अलग हो गया, ठीक है। इसीलिए हमें अलग लिखना है। अगर बताता कि इसके अंदर वो इंक्लूडेड है, फिर तुम लोग को सेपरेट करना पड़ता। तब तुम लोग ये 4,15,000 लिख भी नहीं सकते, इसमें और 1 लाख माइनस करना पड़ता। तब तुम लोग लिखते 3,15,000, ठीक है। वो जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा, यहाँ नहीं है इंक्लूडेड तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक। अब क्वेश्चन पढ़ो। द कॉस्ट इनकर्ड कंसिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर हुआ तो हमारे पास क्या डेटा निकल के आया एनालिसिस करने के बाद? बोल रहा है कि सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग। अब देखो, एक वर्कर आता है, उस काम में सेटल होता है तो वो टाइम लगता है ना, तो टाइम लगने से कॉस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि वर्कर आ रहा है, जितना काम करना है उतना नहीं मिल रहा है, तो उसमें कितना लॉस हुआ? इतना। रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितना लग गया? इतना। सिलेक्शन कॉस्ट कितना लग, क्योंकि सिलेक्शन के लिए भी तो होता है ना, इंटरव्यू वगैरह अरेंज करते तो उसका खर्चा लगता है। ट्रेनिंग कॉस्ट कितना? इतना। तो ये सब खर्चा लगने के कारण बोलो मेरा प्रॉफिट जो पूछ रहा है ना कि प्रॉफिट कितना कम हो गया, तो ये सब खर्चा तो एक्स्ट्रा लगा। तो ये सारे खर्चे के वजह से प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। कितने से कम होगा? ये टोटल करने से जितना आ रहा है उतने से तो प्रॉफिट कम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनता है? 1,13,800, ठीक है। इतना हम लोग का प्रॉफिट डाउन होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी तो कुछ काम होगा, तभी तो दिया हुआ है, बताते हैं। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट prevailing prices, find the profit foregone last year on account of employee turnover। employee turnover होने के वजह से कितना प्रॉफिट चला गया, लॉस्ट हो गया। foregone का मतलब चले जाना, वो हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो मुझे पता चल गया, ये सब ऐड करने से तुम लोग को पता चल गया कितना प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ। और दूसरा हमें ये निकालना है कि बोलो हम लोग जितना जो कंट्रीब्यूशन हमें मिला है, क्या उससे ज्यादा मिल सकता था? हमारा कंट्रीब्यूशन तो इस साल कम ही हुआ होगा ना पिछले साल, क्योंकि लेबर टर्नओवर चल रहा था। तो कंट्रीब्यूशन तो प्रॉफिट को अभी तो बताया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके प्रॉफिट आता है। सेल से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो बोलो वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कम हुआ कि नहीं हुआ? अब ये निकालना है कितना कम हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में एक चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक होता था, अगर जिन्होंने किया उनको हम याद दिला रहे, एक कांस्टेंट का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है, कि मार्केट में लेबर कम है, मार्केट में मटेरियल कम है, या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं उसका डिमांड कम है, तो फिर हमें देखना है
मैंने इसको इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करके बताया था कि हमारे पास जो भी चीज होता है उसको हम लोग कितने ऑप्टिमल वे में यूज कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट का डिमांड जिसका ज्यादा है हम उसमें ज्यादा टाइम देंगे, और बाकी जो मेरा टाइम है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट में देंगे। अगर मेरा पास टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो मुझे उस तरीके से चलना पड़ेगा। मेरे पास मटेरियल कॉन्स्टेंट है तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा कि मेरे पास जितना मटेरियल है उससे कितना मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट वही बनाएंगे जो मेरा ज्यादा सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बोला है कि पीवी रेशियो दिया था 20%, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा पीवी रेशियो 20% है तो उस साल का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, तुम लोग बता सकते हो। जैसे जीपी रेशियो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो जीपी निकालते हो, तो यहाँ पर सेल दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन बताओ। 16,60,16,660. जैसे सेल देने से कैसे निकालते हो, सेल इंटू जीपी, तो यहाँ भी वैसे ही करोगे ना। तो निकालो यहाँ पर पीवी रेशियो 20%, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कितना होगा, 83,03,300 इंटू 20% करने पे क्या निकल के आएगा। जैसे सेल्स पे जीपी लगाते हो तो जीपी रेशियो, तो आप पीवी रेशियो तो रिलेट टू कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, रुपीज में आएगा, ये रुपीज है सेल का, 16,60,660 रुपीज, ठीक है। तो देखो ये सभी को समझ में आएगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग किया हुआ किसी का, नहीं किया हुआ, भूल गए हो, जो भी है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पीवी रेशियो समझा दिया था। जैसे सेल पे जीपी लगाते हो जीपी निकलता है, वैसे सेल पे पीवी लगाओगे पीवी निकल गया। अब तुम लोग को निकालना है कंट्रीब्यूशन पर आवर। हम बताते हैं क्यों कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना, कैसे निकालोगे वो बताओ, नॉर्मल मैथ्स का कंसेप्ट लगाओ। टोटल कंट्रीब्यूशन, हाँ, 16,60,660 डिवाइडेड बाई आवर्स, कौन सा लोगे, प्रोडक्टिव वाला लोगे, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर ही तो हमें कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो कितना होगा, 4,30,000 आवर्स। अब बोलो कितने आएगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा, 3.86. 3.86 रुपीज पर आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं हम लोग, 8.8. करंट ये सिचुएशन है। अब मुझे तो ये फाइंड आउट करना है ना, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना मैंने नहीं कमाया। अब मैंने आवर में ही क्यों निकाला, क्योंकि बाकी मेरे पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं, इसको हम पर बेसिस पे जो निकालेंगे, मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो जितना मेरा अनप्रोडक्टिव आवर चला गया उस पे हम ये कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाए, ठीक है। मेरा 1 घंटा काम करने से कंट्रीब्यूशन इतना होता है, मैंने इतने टाइम बर्बाद हो गए, ठीक है, टोटल मेरे इतने टाइम बर्बाद हो गए टोटल, तो कितना होगा, 1,50,000. 50, 4,44, हाँ 4,40। देखो तुम लोग क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड। আচ্ছা একটু বসে স্যার আসছে কথা বলবো, স্যারের সাথে কি কথা হয়েছে, ফোন হয়েছে, তুমি ডাইরেক্ট এসছো, ঠিক আছে বসো, আমি বসো, এখানেই বসতে পারো। अच्छा तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि 1 आवर ये तो इस पे होगा। अब देखो हाँ, थोड़ा सा आंसर मेरे साथ तुम लोग का डिफर इसलिए कर रहा होगा, तुम लोगों ने 3.86 लिया है, मैंने ना 862 लेके किया है। तो अगर 862 लोगे तो वैसा आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में किसको पता है कि आंसर क्या है, तुम लोग जो लेना चाहो ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, अगर जैसे 3.86 है ना, अगर 2 डिजिट लोगे तो फिर ये मान लो ये नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो फिर इसको 9 करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन जब होता है तो उस हिसाब से, हाँ 2 डिजिट का लो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 लेते हो कि उससे ज्यादा लेते हो वो तो देखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारा डिफर करेगा लेकिन वो उतना ही डिफर करेगा ना जितना करना चाहिए, तो उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कर सकते हो। 86 लो, 3.8 लो, 862 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आंसर अलग अलग आएगा लेकिन वो चेक कर लेंगे जिनको चेक करना है कि सही कितना हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है। तो लिखो जैसा तुम लोग लिख रहे हो वैसे लिखो, 1,15,000 इंटू अगर 3.86 करते हो तो फिर कितना आता है, 86 पे कितना आया,
43,900 ये आया। तो ये लिखो। और अगर 862 करोगे ना, हम वो भी लिख देते हैं। अगर कोई 862 लिए हो तो वो भी लिख देते, तो उनका आंसर ऐसे आएगा 44,130 ये आएगा। ठीक है। तो इतना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट मतलब इतना प्रॉफिट का नुकसान। और यहाँ पर जो टोटल किए थे, बस ये सबको तुम लोग टोटल करके लिख दो कि टोटल प्रॉफिट फॉर्मून कितना होगा, बस हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया मेरा बात? क्या लिखना है? लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर्मून ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय टर्नओवर, हम ट्रेनिंग क्यों लिखते हैं, टर्नओवर। ओके। तो क्या क्या फॉर्मूला हुआ हमारे से? कंट्रीब्यूशन, अब जो भी डेटा लिखोगे उस हिसाब से लिख दो। 4 लाख, अच्छा 44,130, चलो ये आंसर के साथ मैच हो गया इसलिए मैंने ये लिख दिया। तुम लोग वो भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ देख देख के तुम लोग को लिख लेना है। कितना है? 43,820 लिखो, 43,820। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अच्छा, ये है हम लोग का 26,740। और इसके बाद है सिलेक्शन कॉस्ट 12,750, सब दिया हुआ है, देख देख के लिखना है। और ट्रेनिंग कॉस्ट 3490, ट्रेनिंग कॉस्ट 30,490। अब पूरा जोड़ लोगे तो मेरे हिसाब से आता है 557,930, क्योंकि मैंने यहाँ 444,130 लिया है। तुम लोगों ने अगर दूसरा कोई डेटा लिया है तो उसमें थोड़ा सा डिफर करेगा और कुछ नहीं। टोटल प्रॉफिट फॉर्मूला, मैम 557 नेगेटिव जीरो आ रहा है। कौन सा? ये ये वाला? 557 तो तुम लोगों ने 444,130 नहीं लिखा होगा। वही वही अच्छा, फिर भी अलग आ। मेरा पहले का कैलकुलेशन है वो 557,930 लिखा है मैंने। अच्छा, इसका कितना आ रहा है? देख लेते हैं। पीछे तो 130 दिख रहा है। अच्छा, देखते हैं। 43,820, 26,740, 12,750 और 30,490। 557,930, हाँ मेरा तो आ रहा है। मैम हम लोगों को नेगेटिव जीरो आ तो तुम लोगों ने ये नहीं लिखा होगा ना, ये देखो। है मैम 441 तो फिर पहले वो डेटा लिखा हुआ होगा कैलकुलेटर पे, इस वजह से नहीं हो रहा। आ तो रहा है, चेक करके देखो, कुछ गलत डिजिट कर रहे होगे इस वजह से नहीं आ रहा है वो। मतलब ऐसे लग रहा है कि सही हो रहा है, लेकिन कुछ तो गलत लिख रहे होगे। चेक करके देखो, कैलकुलेटर में चेक का ऑप्शन रहता है ना, वहां से देख लो। 490, 490 हाँ 490, 440 नहीं, 490। ठीक है। और यहाँ पर लिखो लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है। अगर लेबर टर्नओवर होता है तो दो तरीके का कॉस्ट हम लोग का इन्वॉल्व होता है। एक होता है प्रिवेंटिव कॉस्ट
छोटा सा थ्योरी है, और एक होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसको तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज को ऐड ऑन करके लिख सकते हो। ठीक है, प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या क्या होगा, जैसे कि देखो कैसे हम लोग रोक सकते हैं लेबर टर्नओवर को, बोल सकते हो कैसे रोक सकते हैं? हाँ, सैलरी बढ़ा के, अगर लग रहा है कि सैलरी कम है तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सही सैलरी, सही वेजेस, सैलरी बढ़ा सकते हैं, ईएसआई का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पीएफ बढ़ा सकते हैं, पेंशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब मुझे बताना था, जो कि है प्रिवेंट, प्रिवेंट करना रेजिग्नेशन से। ठीक है, रिजाइन ना करें लोग, तो उनको खुश करना पड़ेगा, तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हमारा क्या क्या आ जाता है, अभी अभी तुम लोगों ने देखो ये सारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, जब रिप्लेस होता है वर्कर तो हमारा क्या क्या कॉस्ट निकल के आता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, और क्या आएगा, सिलेक्शन कॉस्ट, अभी लिखा ना देखो, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट सभी को, सिलेक्शन कॉस्ट, फिर लिखो ट्रेनिंग कॉस्ट, और आता है वेस्टेज कॉस्ट। वेस्टेज कॉस्ट क्यों आता है, क्योंकि जब नया वर्कर है वो नया नया काम सीख रहा है ना, तो उससे वेस्टेज ज्यादा होगा, जैसे नया नया खाना बनाने सीखोगे तो वेस्टेज ज्यादा होता है, वैसे ही। ठीक है, तो फिर और लिखो ब्रेकेज, अब तोड़ फोड़ भी हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, और आदत नहीं होता है तो टूट सकता है। ठीक है, तो ब्रेकेज कॉस्ट, स्पॉइलेज भी हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा खराब कर दिया कि स्पॉइलेज हो गया, आप बोल भी कुछ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ये सब जो है डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो नहीं चाहते कि ज्यादा लेबर टर्नओवर हो। तो ये दो तरीके का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ये हम लोगों ने एक पॉइंट देखा। ठीक है, अब 16th नंबर वाला जो है, ये क्या क्वेश्चन है, इस पे ट्राई करके देख सकते हो, मुझे नहीं पता ये कौन सा क्वेश्चन है। 16th वाला एक ट्राई कर सकते हो, यही शायद इलास्ट्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का बात नहीं करे, वो भी चाहो तो कर सकते हो, वो हम करवा देंगे क्लास में, तुम लोग यहाँ से ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2, 3 मुझे भी पता नहीं है क्या क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन करके देख सकते हो जो भी क्वेश्चन होगा। बस ये इतना ही बाकी है, यहाँ से 3 क्वेश्चन और उधर एक क्वेश्चन बाकी है, और कुछ एमसीक्यूज बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे, और बाकी तुम लोग सारा ट्राई कर सकते हो, एक 11 वाला पहले बाकी है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं, एक क्लास में तो हो जाएगा, दूसरे क्लास में शायद आधा में कंप्लीट हो जाएगा, मुझे इतना लग रहा है, अब देखना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज इतना ही कर